नमस्कार दोस्तों, एमडीयू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए डिस्टेंस के पहले सेमेस्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपके बीए डिस्टेंस के हिस्ट्री के, इंग्लिश के, हिंदी के, साथ ही ईवीएस के यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी के, इकोनॉमिक्स के, इन सब के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इस वीडियो में जितने भी सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे वो सिर्फ रीअपीयर वालों के लिए है, यानी कि जिनके बीए फर्स्ट सेम में रीअपीयर आ रखी है, जिन्होंने रीअपीयर का एग्ज़ाम देना है, उनके सिलेबस के बारे में है। अगर आपने बीए फर्स्ट सेम में फ्रेश में एडमिशन लिया है तो दोस्तों ये आपका सिलेबस नहीं है। आपका सिलेबस नया एनईपी वाला जो आपका सिलेबस है वही होगा जो कि अभी स्टडी कर रहे हैं आप। ये जो सिलेबस है ये सिर्फ बीए के पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले बीए में एडमिशन लिया था और अब उनके रिपेयर आ रही है, तो उन्होंने अपना रिपेयर का एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों, रिपेयर का एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो उसके लिए आपका पुराना सिलेबस ही माना जाएगा। नया जो सिलेबस है वो सिर्फ फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हाल में ही नया एडमिशन लिया है। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश में देखिए दोस्तों, 3-4 चैप्टर्स हैं जो कि आपको रीड करने हैं। पहला है डैम्स द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी। इसके अलावा द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन। इसके अलावा दोस्तों ये 3 या 4 तो इम्पोर्टेंट्स है और लास्ट है भारत माता। ये 3 या 4 तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप 1 या 2 चैप्टर्स को रीड कर सकते हैं, हालांकि सिंपली, लेकिन इन 3 या 4 चैप्टर्स में से आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर बन जाएंगे। ग्रामर में दोस्तों आपको सभी पढ़ने होंगे। टेंस है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सभी टॉपिक्स आपको रीड करने होंगे। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो करने होंगे। हिंदी में पहला है आपका कबीरदास, इसके बाद सूरदास, तुलसीदास। ये 3 दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इनमें आपको कवि परिचय भी, उनके प्रसंग भी, व्याख्या भी, छोटे बड़े क्वेश्चन ये सभी करने हैं। और दोस्तों जो व्याख्या पूछी जाएगी वो भी इनमें से आ जाएगी। इसके अलावा आगे चलकर आप दोस्तों एक जो है आपका बिहारी लाल का, इसको भी रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है खंड ख, जिसमें हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में बताया गया है। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका आदिकालीन परिस्थितियों का वर्णन करें, और दूसरा क्वेश्चन बनता है आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें, यानी कि उस टाइम के जो काव्य की विशेषताएं हैं उनके बारे में बताइए। इसके बाद आपके काव्य शास्त्र में आपको रस, उसके स्वरूप और उसके अंग और अलंकार, ये दोनों तो करने ही करने हैं। इसके अलावा आप और जो टॉपिक्स हैं उनको भी रीड कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपका पहला क्वेश्चन बनता है भारतीय प्राचीन इतिहास के मुख्य स्रोतों पर प्रकाश डालिए, यानी कि क्या क्या स्रोत है हमारे भारतीय पुराने इतिहास के। इसके बाद अगला है आपका प्राचीन पाषाण काल की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कीजिए। उस टाइम लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे। नव पाषाण काल में मानव जीवन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और इसके बाद अगला है आपका हड़प्पा संस्कृति के बारे में, यानी कि वहाँ से आप क्या समझते हैं, लोग कैसे रहते थे, उनका विस्तार, उनकी खोज कैसे हुई, इन सब के बारे में। इसके अलावा दोस्तों आपका महावीर स्वामी और दूसरा है गौतम बुद्ध, इन दोनों के बारे में, इनका जीवन परिचय, इनके मुख्य धर्म, इनके उपदेश जो थे उन सब के बारे में आपको रीड करना है। साथ ही सिकंदर के भारत पर आक्रमणों का वर्णन कीजिए, यानी कि सिकंदर ने जो जो भारत पर आक्रमण किए थे उन सब के बारे में आपको रीड करना होगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अशोक धम के बारे में, यानी कि अशोक के धम से आप क्या समझते हैं, इसने क्या क्या प्रयास किए। अगला क्वेश्चन बनता है आपका कनिष्क का, जो कि कुषाण वंश का शासक था, तो इसने कला और धर्म साहित्य का संरक्षक था, इसके बारे में बात करें। इसके अलावा आगे चलकर आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो गुप्त सम्राटों के शासन प्रबंधन का वर्णन कीजिए, यानी कि वो किस तरह से अपना शासन, अपना राज्य चलाते थे। इसी गुप्त शासन में दोस्तों एक राजा था समुद्रगुप्त, तो उसके जीवन की सफलता का वर्णन करें। उसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता था, इसके बारे में बात करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, यानी कि गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। इसके बाद आता है आपका हर्षवर्धन के जीवन और उसकी विजयों का वर्णन करें, यानी कि वर्धन वंश का जो राजा था हर्षवर्धन, उसने क्या क्या किया था, उसके जीवन और उसका जो शासन प्रबंध था उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों आपका है महमूद गजनवी के आक्रमण, यानी कि भारत पर जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किए थे उनके बारे में बात करें।
इसके अलावा मैप की बात करते हैं तो पहला है आपका हड़प्पा संस्कृति का मैप, इसके बाद अशोक साम्राज्य का मैप और हर्षवर्धन के साम्राज्य का मैप। ये तीनों मैप आपको करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो जाता है। अब आता है आपका पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में पहला क्वेश्चन आपका बनता है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताइए, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, इन सब के बारे में। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दीजिए, इसके महत्व के बारे में बात करें। और इसके बाद आता है आपका शक्ति का अर्थ बताओ, शक्ति के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए, यानी कि उसके बारे में लिखिए। सत्ता और शक्ति की परिभाषा दीजिए और दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका नागरिकता का। नागरिकता क्या होती है, इसे कैसे ले सकते हैं, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। अधिकार को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों के बारे में बताइए। अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में लिखिए। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए, इसके विभिन्न जो प्रकार हैं उनके बारे में लिखिए। और दोस्तों समानता की अवधारणा पर अपने विचार प्रकट कीजिए, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, इसके बारे में आपके क्या विचार है उस पर चर्चा कीजिए। एक होता है आपका न्याय की परिभाषा दीजिए, यानी कि न्याय के बारे में आप क्या समझते हैं, आर्थिक सामाजिक न्याय को व्याख्या करें। तो ये सभी चैप्टर आपके पॉलिटिकल साइंस के थे। अब बात करते हैं आपके ईवीएस की, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी की। तो दोस्तों इसमें दूसरा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद आपका पर्यावरण प्रदूषण और मानव जनसंख्या और पर्यावरण, इन सब के बारे में आप रीड कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जैसे कि आपका वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सब के बारे में। मानव जनसंख्या की वृद्धि क्यों हो रही है, इसके जो रोकथाम के उपाय हैं उन सब के बारे में आपको रीड करना है। इसके बाद अगला आता है आपका इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में पहला ही क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन करें। इसके बाद अगला आता है आपका दुर्लभता और चयन की समस्याएं सभी आर्थिक समस्याओं का आधार है, यानी कि आर्थिक समस्या क्या है, इसके प्रमुख कारण बताइए। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है उपयोगिता का, यानी कि उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर बताइए, इसके महत्व के बारे में बात कीजिए। उपभोक्ता संतुलन से आपका क्या अभिप्राय है, उपभोक्ता की बचत क्या है, इसे कैसे मापा जाता है। और इसके बाद आपकी पैमाने की बचत और अपचतों पर व्याख्या करें। इसी के साथ एक आपका आता है बाजार के मुख्य रूपों का वर्णन करें, यानी कि बाजार के बारे में आपको लिखना है, एक अधिकार बाजार के बारे में। और कीमत निर्धारण के समय तत्वों के महत्व का व्याख्या करें, यानी कि जब कीमत निर्धारण की जाती है उस समय तत्व कौन कौन से महत्व रखते हैं उन सब के बारे में। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक अधिकार से क्या अभिप्राय है, यानी कि मोनोपोली में इसमें कीमत और उत्पादन कैसे निर्धारित होता है, यह कैसे काम करता है, इन सब के बारे में। और दोस्तों एक अधिकारी प्रतियोगिता से आपका क्या अभिप्राय है। इसके बाद आता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि इंडियन इकोनॉमी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यह कैसे काम करती है, विकासशील है या फिर विकसित है। और दोस्तों भारत में बेरोजगारी की प्रकृति और उसकी समस्या का विश्लेषण कीजिए, यानी कि भारत में जो बेरोजगारी है वो कैसी है, उसकी समस्या, उसके सुझाव, उसे कैसे समाधान पाया जाता है। इसके बाद आता है भारत में नियोजन की सफलता और असफलताओं का वर्णन कीजिए। आर्थिक सुधारों से आपका क्या अभिप्राय है, इनकी आवश्यकता क्यों है, इनकी मुख्य विशेषताएं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की व्याख्या करें, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इसमें कृषि का क्या महत्व है, इसका क्या योगदान है, इन सब के बारे में। इसके बाद जो है आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है 1991 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव की व्याख्या करें, यानी कि 1991 की जो औद्योगिक नीति है जो भारत सरकार ने लागू की थी उसके बारे में आप अपने सुझाव दीजिए। और कुटीर तथा लघु उद्योगों में अंतर बताइए, ये कैसे स्थापित होते हैं, इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन सब के बारे में। तो दोस्तों ये था आपका पूरा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का। अब बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका पहला जो टॉपिक है वो है संगठन, अर्थ और आधार। संगठन क्या है, इसके मुख्य आधारों का वर्णन करें। इसके बाद अगला आता है आपका संगठन के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करें। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका पद सोपान के लक्षण, इनके गुण और दोषों पर वर्णन कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगला आता है आपका विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन से क्या अभिप्राय है, इसके गुण अवगुण, इन सब के बारे में वर्णन करें। इसके बाद जो दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है वो है आपका प्रशासकीय कानून से आप क्या समझते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र, इसके कार्य, ये सब, इन सब के बारे में आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक विभाग के बारे में, यानी प्रशासनिक विभाग से आप क्या समझते हैं, इसका गठन कैसे होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके लाभ हानि। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका लोक निगम से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए, इन सब के बारे में। इसके अलावा आगे चलकर एक क्वेश्चन बनता है आपका 15 पॉइंट का है, यह स्वतंत्र नियामक आयोग क्या है, यानी कि IRC, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, इनकी विशेषताएं क्या है, इनके कार्य क्या है, इनका गठन कैसे होता है, इनके लाभ और हानि, इन सब के बारे में आपको वर्णन करना है। एक पूरा क्वेश्चन ये
बनता है जो कि आपके आने के चांसेस 100% है। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है जो कि स्टाफ और लाइन अभिकरण क्या होते हैं, यानी स्टाफ एंड लाइन एजेंसीज क्या होती है, ये किस प्रकार कार्य करती है, इसके गुण दोषों के, इसके विशेषताओं के बारे में वर्णन करें। तो दोस्तों ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ रिपेयर स्टूडेंट्स के लिए, रेगुलर या फिर फ्रेश स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है उनके लिए ये सिलेबस नहीं है, उनका सिलेबस अलग रहेगा और ना ही इन क्वेश्चन के हिसाब से अपनी तैयारी करें। ये सिर्फ रिपेयर स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो पुराना ही रहेगा, जबकि नए जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस बदल चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की है आपके बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, उनको कैसे रीड करना है और दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, साथ ही फ्रेश और रिपेयर के सिलेबस के बारे में। आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।